हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है साइंस 2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, उस क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके बताऊंगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to the natural event or human activity is called an environmental pollution। तो बच्चों, unnecessary changes जो है, जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, जिस चेंजेस को हमारा एनवायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसे चेंजेस जो है ह्यूमन बीइंग की वजह से, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरमेंट के अंदर होते हैं, तो उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अननेसेसरी चेंजेस और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस जो अभी एनवायरमेंट में होते हैं, उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एनवायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कौन सा एनवायरमेंट जो है, इसका नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है? तो बच्चों, आर्टिफिशियल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक तो एनवायरमेंट नहीं होते। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अवर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम के फैक्टर है बायोटिक और अबायोटिक। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट का नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट जरूर ही होता है। जैसे देखिए, आप किसी जगह पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो डैम इज द आर्टिफिशियल, ह्यूमन बीइंग ने इसे क्रिएट किया है। तो जिस जगह पे डैम क्रिएट किया गया है, वहां पे इकोसिस्टम तैयार होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्वाटिक तैयार होते हैं। लेकिन उसके पहले उस जगह पे जो नेचुरल एनवायरमेंट था, जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, फ्लोरा और फाउना थे, वो तो नष्ट हो गए। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल एनवायरमेंट का नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर द नेचर। तो ह्यूमन बीइंग जो है, इसका नेचर के ऊपर डोमिनेंस जो है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों सबसे वाइजेस्ट एनिमल जो है हमारे धरती के ऊपर, वो ह्यूमन बीइंग है। एंड ह्यूमन बीइंग यूज द नेचुरल रिसोर्सेस एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, और सभी प्राणियों के ऊपर इसकी डोमिनेंसी हमें दिखाई देती है। तो इसका आंसर जो है बच्चों ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी। तो फिल्दी प्लेसेस यानी कि जो डर्टी प्लेसेस से गंदगी है, गंदगी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैटरपिलर्स है, मॉस्किटोज है, देन द वर्म्स होते हैं। ये वर्म्स जो है, गोबर्स के अंदर भी वर्म पाए जाते हैं। तो ये डर्टी प्लेसेस में रहते हैं, लेकिन वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, वर्म्स है, कैटरपिलर्स है, वो हमारे एनवायरमेंट को स्वच्छ करने का काम करता है। दे कैन डिकम्पोजेस द complex organic matter into the simple organic matter and convert it into the soil. Therefore, they cleanse the environment. That is why the answer of this question is true. Organisms present in the filthy places are also important, though they are dirty. Next question. When natural and artificial factor harm the environment, it creates an imbalance that affects the existence of biotic factor। हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसे बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर जो है, इसका एनवायरमेंट के ऊपर विपरीत परिणाम होता है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक फैक्टर है, वो भी उसका इफेक्ट बायोटिक फैक्टर के ऊपर भी होता है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल कैलामिटीज जो है, अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड हुआ है, तो जिसकी वजह से बायोटिक फैक्टर जो है, सजीव जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इसके ऊपर उनका इफेक्ट होता है। आर्टिफिशियल फैक्टर जैसे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग अगर किसी जगह पे हो गए, तो उसका एनवायरमेंट, वहां पे रहने वाले जो सभी बायोटिक फैक्टर जीव जंतु होते हैं, उसके ऊपर उनका इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर बच्चों ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाई जंगल इज नोन वेल नोन आफ्टर जादव मोलाई पाइन।
तो जादव मोलाई पाइन जो है, ये आदमी जो है हमारे बुक के अंदर उसकी छोटी सी स्टोरी भी दी है। तो ये मोलाई जो है ये ऐसा आदमी है कि इस आदमी ने 30 ईयर्स 30 साल के अंदर 1360 एकड़ लैंड जो है बैरन लैंड, तो इस लैंड के ऊपर प्लांटेशन किया और उस एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेस्ट के अंदर किया है। तो 30 साल के अंदर ये आदमी एक ही काम करता रहा और 30 साल में ये पूरी जमीन जो थी 1360 एकड़ पूरा उसने फॉरेस्ट बना दिया। और फॉर दिस वर्क आउटस्टैंडिंग वर्क द इंडियन गवर्नमेंट awarded him by giving a prestigious award, that is the पद्मश्री अवार्ड इसे दिया गया है। और वो जो जंगल है उस जंगल को मोलाई जंगल कहा जाता है, इसके नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है बच्चों। तो इसका आंसर हमें मिलता है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्रॉप रोटेशन जो है ये हम मेजर के तौर पे इस उपाय योजना हम पे कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। तो बच्चों क्रॉप रोटेशन और वाटर पोल्यूशन इसका कोई संबंध नहीं। तो क्रॉप रोटेशन मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक साल अगर हम एक क्रॉप लेंगे तो दूसरे साल उस क्रॉप को नहीं लेना है, क्रॉप हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस साल कपास जो है कपास हमारे खेती के अंदर बोया है तो दूसरे साल हम कपास नहीं लेना चाहिए। तो दूसरे साल हम क्या लेंगे? वहां पे तूर लेंगे, मूंग लेंगे, यानी कि जो नोडल्स प्लांट जो है वो वहां पे ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। तो इसका आंसर बच्चों फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन मेथड वाटर पोल्यूशन के लिए कोई काम नहीं करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट ऑफ स्पीसीज अराइजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज। अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, क्वेश्चन देखिए, अगर डाइवर्सिटी में इंक्रीज होती है यानी कि अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स एनिमल्स कुछ जगह पे ग्रो हो जाएंगे तो उसकी वजह से स्पीसीज नष्ट हो जाएगी। वाइपिंग आउट ऑफ स्पीसीज, कोई स्पीसीज नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये फॉल्स होगा। अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो स्पीसीज की संख्या बढ़ती है और स्पीसीज की संख्या बढ़ती है तो स्पीसीज वहां पे प्रिजर्व होती है, तो वहां पे कोई स्पीसीज वाइप नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड्स एनवायरमेंट शुड बी इनकलकेट अमंग द चिल्ड्रन सिंस चाइल्डहुड। बच्चे जो होते हैं तो उसी दौरान बच्चों को हमारे एनवायरमेंट की तरफ उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो तैयार करना होता है। एनवायरमेंट के साथ अगर उनका जुड़ाव अगर हो और बचपन से अगर ये बातें उनको सिखाई जाएगी तो ये जो है अच्छा रहता है। तो ये बातें उनको सिखानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए और कंजर्वेशन करने के लिए ये उपयुक्त होती है। देयरफॉर इसका आंसर जो होगा बच्चों ये ट्रू है, तो बी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट को जो हार्म करता है, तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वालों को या एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन जो करता है तो उसको शिक्षा देने का प्रावधान किस एक्ट के अंदर है? पर्पस ऑफ एक्ट, कौन से एक्ट का पर्पस है कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म करने वाले जो व्यक्ति है, इंस्टीट्यूट है, कोई संगठन है, तो उनको पनिश करने का प्रावधान किस एक्ट के अंदर है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट के अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई व्यक्ति जो है पोल्यूशन करता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूट है उसको भी बैन किया जा सकता है, या उसे 5 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड कंजर्व द एनवायरमेंट फॉर आवर सेल्फ एंड नॉट फॉर फ्यूचर जनरेशन।
जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना है तो सिर्फ हमें हमारे लिए करना है, हमारे वेलफेयर के लिए करना है, फ्यूचर जनरेशन से उसका कोई संबंध नहीं है, नॉट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बच्चों ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एनवायरमेंट अगर हम कंजर्व करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, जो बच्चे हैं, वो एनवायरमेंट का लाभ उठा सकेंगे, उनको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो इसका आंसर फॉल्स होगा बच्चों। तो हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, अगर हम एनवायरमेंट को जतन करके रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो अच्छी तरह से जीवित रहेंगी, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। अगर हम एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां वैसे ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, तो कोई प्लानिंग के बिना तैयार किया गया शहर, कोई जो शहर है उसकी रचना प्लानिंग ना करते हुए अगर की जाए, हैप्पैसाइडली कहीं पे भी बिल्डिंग्स है, वहां पे अगर कोई जगह नहीं प्लांटेशन के लिए, तो इस तरह से तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो ये बच्चों ट्रू आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। कोई स्पेसिफिक भौगोलिक एरिया है, उसके एरिया के अंदर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ecosystem। The ecosystem is composed of biotic and abiotic factor and interaction between the biotic and abiotic factor। तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ब्रॉड एरिया है, तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, और इकोसिस्टम का और मेंटेनेंस करेंगे, हम कंजर्वेशन करेंगे तो एनवायरमेंट हमारा क्लीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 22 मई इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो 22 में जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो बच्चों इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि 22 में इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो 22 मई को पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है, ना कि एनवायरमेंटल डे। तो इसका आंसर जो है ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड इज कॉल्ड एज। गॉड के नाम पे यानी कि भगवान के नाम की किसी फॉरेस्ट को अगर कंजर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं सैक्रेड ग्रूव। दे आर कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव। तो सैक्रेड ग्रूव जो है, लोकल सोसाइटी जो है, वहां के जो कुछ लोग है, वो लोग जो है उस एरिया में फॉरेस्ट जो है भगवान के नाम पे या गॉड के नाम पे उसे कंजर्व करते हैं, उसे भगवान मानते हैं और उसका जतन करते हैं। उसमें गवर्नमेंट बॉडी जो है कुछ नहीं करती, लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम पे वहां पे उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है। तो वेस्टर्न घाट्स में हमें सैक्रेड ग्रूव पाए जाते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स आर देयर। तो इंडिया के अंदर 13,000 से भी ज्यादा, 13,000, मोर देन 13,000 इतने सैक्रेड ग्रूव्स है। नेक्स्ट, ब्लैंक बैलेंस इज मेंटेन थ्रू द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल। तो जो अलग अलग नेचुरल साइकिल्स है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, नाइट्रोजन साइकिल, देन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जिसके अंदर आते हैं कार्बन साइकिल्स, तो ये सभी साइकिल, वाटर साइकिल्स, तो इस साइकिल की वजह से किसका मेंटेनेंस होता है, तो एनवायरमेंट का मेंटेनेंस होता है। तो एनवायरमेंट जो है उसकी वजह से बैलेंस रहता है। अगर ये साइकिल नेचुरली ऑपरेट होती है, बराबर काम करती है, तो उसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट के अंदर बैलेंस बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रेट चेन। तो किसके अंदर सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है, एक ही लाइन, तो यहाँ पे फूड चेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फूड वेब, इसके नाम में ही वेब दिया है, तो वेब यानी कि नेटवर्क। तो वेब के अंदर नेटवर्क होता है, एक प्लांट जो है या एक एनिमल जो है, इसको खाने वाले अलग अलग होते हैं और उसको खाने वाले अलग अलग, उनकी अगर हम चेन बनाएंगे तो वहां पे एक नेटवर्क तैयार होगा। और फूड चेन में स्ट्रेट चेन होती है, जैसे कि प्लांट्स को खाने वाला ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला, ये स्ट्रेट चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का कंपोनेंट जो है इसमें से है बच्चों अमोनिया। एस्बेस्टॉस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो अमोनिया कॉजेस द वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? CFC फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर या एयर कूलर जो है, कूलेंट्स है, एसी जो इसमें से गैस बाहर निकलती है जिसे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। और सेकंड ऑप्शन है केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री। तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर इंडस्ट्री में से जो डिस्चार्ज यानी कि वेस्ट बाहर छोड़ा जाता है उसके अंदर केमिकल्स है, वो सीधे पानी के अंदर जाता है या जमीन के अंदर भी जाता है, तो वाटर बॉडीज जो है जमीन के ऊपर गिरते हैं, बारिश का पानी उसके ऊपर आता है, तो वो सभी केमिकल वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और CFC जो है वो इसको ये क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर मिक्स होने के बाद एक गैस ऊपर जाती है और ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and biotic factors। तो हर एक इकोसिस्टम में उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हर एक इकोसिस्टम के अलग अलग होते हैं, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, तो इसी के लिए इसका आंसर 2 जो होगा। नेक्स्ट, स्नेक फीड ऑन द फ्रॉग, तो इसका आंसर तो बच्चों बहुत सही है, सबको पता है स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाते हैं, फ्रॉग को पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज। तो इसका आंसर जो बच्चों बायोडाइवर्सिटी आएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या है, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के नाम है। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें ऑर्गेनिज्म की संख्या ज्यादा होगी, अलग अलग तरह के स्पीसीज होंगे, और इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिए, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से तो एनवायरमेंट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों। तो इसका आंसर जो होगा फॉल्स होगा। इसमें क्या बताया, नो रिलेशनशिप। तो बच्चों देयर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरमेंट। Next question, the occurrence of biodiversity among the organisms of same species is blank diversity। तो एक ही स्पीसीज के अंदर अगर हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बींग्स, तो हर एक ह्यूमन जो है वो अलग अलग है, 2 ह्यूमंस जो है एक जैसे नहीं होते हैं, तो उसमें डिफरेंसेस आते हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक प्रिवेंट्स द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस। तो हर्बिवोरस एनिमल्स क्या है, प्लांट्स जो डायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं प्लांट के ऊपर, तो उसे हर्बिवोर्स कहा जाता है। तो हर्बिवोर्स की संख्या कम करने वाला, हर्बिवोर्स की संख्या अगर बड़ी है तो उसको कम कौन करता है, प्रीडेटर्स, क्योंकि इनको खाने वाले कौन है, प्रीडेटर्स, एंड प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स। देयरफॉर प्रीडेटर इज द करेक्ट आंसर दैट प्रिवेंट्स द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रेडिएशंस। अब यहां पे 3 ऑप्शन दिए, यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज एंड रेडिएशन फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी। तो बच्चों इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये नेचुरल रेडिएशन है। एक्स रे और रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर प्लांट्स, इसमें से जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो आर्टिफिशियल रेडिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purposes by this act। तो ये एक्ट जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है बच्चों। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो एरिया फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है, जहां पे फॉरेस्ट है वो रिजर्व एरिया होता है, तो वहां पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, वहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, और विदाउट परमिशन हम उसके अंदर जा भी नहीं सकते हैं। तो ये जो लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ, और इस लॉ को लागू किया था 1980 में। तो 1980 में इस लॉ को लागू किया है, और जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व हो गए, और हम ह्यूमन बीइंग्स उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मिसचेप, मेजर मिसचेप इन द वर्ल्ड ड्यू टू द रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से
जो है तीन मिसचेफ जो है, तीन दुर्घटनाएं जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी जो है वो मानी जाती है। तो ये तीनों दुर्घटनाएं देखो बच्चों, मैं इसके नाम जो है यहाँ पे चार्नोबिल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चार्नोबिल मिसचेफ, देन द 3 माइल्स आइसलैंड मिसचेफ, और उसके बाद जो है वो है क्वाइंडास्केल मिसचेफ। ये तीनों मिसचेफ जो है ये दुर्घटनाएं सबसे भयानक हुई थी और तीनों भी रेडिएशन की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर मिसचेफ इन द वर्ल्ड, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है चार्नोबिल। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द नीड ऑफ अवर, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द नीड ऑफ अवर, तो एनवायरमेंट का पोल्यूशन होना ये हमारे समय की जरूरत है, तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द नीड ऑफ अवर, अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता तो इसको आंसर ट्रू होता था बच्चों। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये हमारे समय की मांग नहीं है, एनवायरमेंट का पोल्यूशन है समय की मांग, एनवायरमेंट का पोल्यूशन ना हो, इसको रोकथाम करे, ये हमारे समय की मांग है, देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, our existence does not depends on biotic and abiotic factor present around us, तो हमारे अराउंड सराउंडिंग में जो भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है, जीवित प्लांट्स एनिमल्स है, अबायोटिक फैक्टर जिसमें जो सनलाइट है, वाटर है, एयर है, इसका हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे हम डिपेंड नहीं होते, ऐसा स्टेटमेंट है। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के ऊपर हम डिपेंड नहीं होते, तो बच्चों ये रॉन्ग होगा, क्योंकि वी आर डिपेंड्स ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, जो भी हमारे सराउंडिंग में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है वो हमारे ऊपर काम करते हैं, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट, तो करेक्ट होगा इसका आंसर ट्रू है बच्चों, क्योंकि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो सभी फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं और इसे ही हम एनवायरमेंट कहते हैं। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोविडेंट पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें, वाइजली इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की समस्या कम होगी। तो बच्चों इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं वो प्लांट्स के वुड से बनाए जाते हैं, जिससे पल्प बनाया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में वहां से पेपर तैयार होते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स को काटना पड़ता है। नेक्स्ट, रेयर स्पीसीज रेड पांडा, तो रेड पांडा जो है बच्चों वो रेयर स्पीसीज है, और वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए लायन जो है वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज यानी कि जिनकी संख्या बहुत ही दुर्लभ प्राणी जिसे माना जाता है, रेड पांडा जो है, उसके बाद मस्क डियर जो है ये रेयर स्पीसीज है। वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि ये असुरक्षित प्राणी है, जिसकी सुरक्षा जो है वो सुरक्षा की नजर से ये जो है वो एंडेंजर हो रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है वो कम हो रही है। इसमें लायन और टाइगर जो है ये वल्नरेबल स्पीसीज है। उसके साथ साथ जो है एंडेंजर स्पीसीज होती है, जिसमें जो है लायन टेल मंकी ये एंडेंजर स्पीसीज है, और उसके बाद जो है इनडिस्क्रिमिनेट स्पीसीज होती है, जिसके अंदर जो है बिग स्क्विरल जो है जिसको शेकरू कहा जाता है, ये इनडिस्क्रिमिनेट स्पीसीज है। तो वल्नरेबल स्पीसीज जो है बच्चों लायन, टाइगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये भी करेक्ट होता। कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एज पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एज पोल्यूशन, तो कंटेमिनेशन कोई भी मटेरियल से हमारा एनवायरमेंट अगर दूषित होता है तो कंटेमिनेशन इसका अर्थ है दूषित होना, तो इसे पोल्यूशन माना जाएगा, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन का इफेक्ट कहां पे होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक चेंज होती है या इरिटेशन इन द आई, तो रेडिएशन की वजह से जो है, रेडिएशन जो है दिस आर द पेनिट्रेटिंग रेज एंड दैट पेनिट्रेट्स इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी के अंदर ये रेडिएशन जाते हैं जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, और इसकी वजह से हमारे जेनेटिक चेंजेस आते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स में बदलाव आते हैं, तो जेनेटिक चेंजेस इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मस्क डियर इज रेयर स्पीसीज, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था रेड पांडा जो है वो रेयर स्पीसीज है, उसके साथ साथ मस्क डियर ये रेयर स्पीसीज है। तो लायन टेल मंकी क्या है, तो लायन टेल मंकी जो है एंडेंजर स्पीसीज है, यानी कि उनकी संख्या अभी कम हो रही है, अगर उनको बचाने का अगर हम काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे, तो उसे हम एंडेंजर स्पीसीज कहते हैं बच्चों।
और वल्नरेबल स्पीसीज जो है उनकी वो जो है वो सुरक्षा के कारण असुरक्षित प्राणी जो इसे वल्नरेबल कहते हैं। टाइगर और लायन वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग which fed on grasshopper in the field declines, the crop will not affected। तो पैडी फील्ड के अंदर जो है ग्रासोपर्स इसकी संख्या बढ़ती है और ग्रासोपर जो है पैडी फील्ड में क्रॉप के ऊपर जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, वो क्रॉप को नष्ट करने लगते हैं। लेकिन पैडी फील्ड के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है और उस पानी में फ्रॉग जो है उनकी संख्या बढ़ती है और फ्रॉग ग्रासोपर को खाते हैं। अगर फ्रॉग की संख्या ज्यादा होगी तो वो ग्रासोपर को खाएंगे और ग्रासोपर अगर कम हो जाएगी तो नेचुरली पैडी फील्ड जो है इसमें जो क्रॉप जो है उसका क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया, अगर फ्रॉग की संख्या कम होती है, इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग व्हिच फेड ऑन ग्रासहोपर इज डिक्लाइन, फ्रॉग की संख्या कम होती है तो क्रॉप के ऊपर हमारा जो क्रॉप है, पीक है जो है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, इट अफेक्ट्स द क्रॉप। फ्रॉग कम हो जाएगा तो ग्रासहोपर बढ़ेंगे और ग्रासहोपर बढ़ेंगे तो इसका हमारे क्रॉप के ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड। इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए बेसिक फंक्शनल यूनिट जो होता है बच्चों इकोसिस्टम होती है। अलग अलग इकोसिस्टम का स्टडी इकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल आर द टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट का नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। Blank is formed by biotic and abiotic factor and their interaction with each other। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उसके इंटरेक्शन से क्या बनता है बच्चों, इकोसिस्टम बनती है। और अलग अलग इकोसिस्टम्स जो है और एटमॉस्फेयर जो है इससे हमारा एनवायरमेंट भी बनता है। पैडी फील्ड आर फ्रीक्वेंटली अटैक बाय द ग्रासहोपर। तो ट्रू आंसर है, पैडी फील्ड के अंदर ग्रासहोपर का प्रादुर्भाव होता है। अगर फ्रॉग ज्यादा है तो ग्रासहोपर की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन ड्यू टू द वेरियस फूड चेन इन ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के फूड चेन से, फूड चेन में एक एनिमल जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और उसकी वजह से फूड चेन मेंटेन रहती है। और फूड चेन जो है अलग अलग फूड चेन से फूड वेब बनता है और जिसकी वजह से हमारी इकोसिस्टम जो है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो एनवायरमेंट बैलेंस के लिए सभी फूड चेन इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन होना जरूरी है। तो इसका आंसर ट्रू होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनास सेंचुरी इज लोकेटेड इन आसाम। मनास सेंचुरी जो है आसाम के अंदर है। और सुंदरबन सेंचुरी कहां पे बच्चों, तो सुंदरबन सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में है। तो मनास सेंचुरी जो है इसमें लायन और राइनो जो है इनको प्रिजर्व करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए इस सेंचुरी का निर्माण किया गया था। लेकिन उस सेंचुरी के अंदर जो है कुछ फैक्टर्स की वजह से वहां पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी संख्या जो है वो कम हो रही है। तो मनास सेंचुरी टाइगर और राइनो इनका कंजर्वेशन करने के लिए। और सुंदरबन सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में है, इसमें टाइगर जो है, स्पेशली टाइगर जो है इनका प्रोटेक्शन करने के लिए इस सेंचुरी का निर्माण किया गया था। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, माइनिंग की वजह से, फिशिंग की वजह से इस सेंचुरी में टाइगर की संख्या अभी कम हो रही है। नेक्स्ट, एंडेंजर स्पीसीज लेसर फ्लोरिकन्स। लेसर फ्लोरिकन्स जो है जैसे कि हमने पढ़ा था कि अभी जो है लायन टेल मंकी, ये भी एंडेंजर स्पीसीज है। अब इनडिटर्मिनेट स्पीसीज कौन सी है इसमें से, लेसर फ्लोरिकन्स जो है एंडेंजर स्पीसीज है। तो इनडिटर्मिनेट स्पीसीज कौन सी है, तो बच्चों इसमें से जायंट स्क्विरल जो है, इसे ये महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। इसे हम शेखरू कहते हैं। ये महाराष्ट्र का एनिमल है, स्टेट एनिमल है शेखरू। SHEKHARU। तो शेखरू जो है ये महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल्स है और ये इनडिटर्मिनेट स्पीसीज है। तो इनडिटर्मिनेट स्पीसीज इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन हम निश्चित तौर से नहीं बता सकते। इनडिटर्मिनेट यानी कि अनिश्चित स्पीसीज है, क्योंकि ये जो स्पीसीज होती है ये बहुत ही शाय होती है ड्यू टू द शाइनिंग नेचर।
लज्जा की वजह से ये एनिमल जल्दी बाहर नहीं आते, थोड़ा सा भी कुछ हलचल हो जाए तो ये एनिमल एकदम गायब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। तो जायंट स्क्विरल जो है शेकड़ू, ये इनडिटर्मिनेट स्पीसीज मानी जाती है। मनास सेंचुरी राइनो, तो मनास सेंचुरी का निर्माण किया गया था राइनो का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो सुंदरबन सेंचुरी जो है ये टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। क्योंकि बच्चों ह्यूमन बीइंग ये डोमिनेंट है हमारे एनवायरमेंट में, नेचर में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो यही ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नेचर को प्रिजर्व रखना है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट का बैलेंस मेंटेन रह सके, नेचर का बैलेंस मेंटेन रह सके। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो इसमें से सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस का कौन से है, एग्रीकल्चर या व्हीकल्स? तो बच्चों एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड जो है, जब हम क्रॉप को यील्ड करने के लिए, क्रॉप से हमें ज्यादा उत्पादन मिले, इसके लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी जो है हमारे जमीन के अंदर मिक्स होते हैं, पूरी तरह से क्रॉप उसको यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा इन दोनों में से? इरिटेशन ऑफ आईज, इन्फ्लेमेशन ऑफ एब्डोमेन। अगर एयर के अंदर पोल्यूशन है तो इसकी कॉजेज द इरिटेशन ऑफ आवर आइस, क्योंकि एयर जो है वो सीधे हमारे आंखों के अंदर जाते हैं, उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस वो हमारे आई के साथ इंटरैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों में इरिटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है हार्मफुल एनवायरमेंटल पोल्यूशन का होता है। तो बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह के डिफेक्ट आ रहे हैं। उसमें जेनेटिक डिफेक्ट भी आ रहा है, हमारे बॉडी के संबंधित जो कुछ डिफेक्ट्स है वो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। कैंसर भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, मोस्ट यूटिलाइज्ड all the natural resources as much as possible to live a satisfactory life. Human utilize all natural resources as much as possible to live the satisfactory life. तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो टू लिव द सेटिस्फैक्टरी, फिजिकल जरूरतें जो हमारे भौतिक सुविधाएं जो है वो पूरी करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्राणी जो है, जैसे हम घर बनाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज का, चेयर है, सोफा है, हम क्लोथ भी यूज करते हैं, सभी में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। तो हमारे लाइफ जो है सेटिस्फैक्टरी लाइफ हो, हमारा जीवन सुरक्षित हो, अच्छी तरह से हम जीवित रहे, तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट, रेड पांडा इज एंडेंजर स्पीसीज। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है, तो रेड पांडा एंडेंजर स्पीसीज है क्या? फॉल्स। तो दिस इज द रेड पांडा, इट इज द वल्नरेबल स्पीसीज, सॉरी इट इज द रेयर स्पीसीज। तो इसका आंसर फॉल होगा। तो रेड पांडा जो है, रेड पांडा रेयर स्पीसीज है। रेड पांडा के साथ साथ मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग, ये भी क्या है? रेयर स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो कहां पे है? करेक्ट आंसर पहले भी दिया है, यूनाइटेड है। तो नेशंस इकोलॉजिकल है, तो ये रॉन्ग होगा। यूनियन नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो यूनियन है इसीलिए ये रॉन्ग होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये 1972 में अलग अलग देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे ये प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिस प्रोग्राम के अंदर फिर अलग अलग देश जो है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करने के लिए कुछ काम करे, ये यहाँ पे तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called as। तो जिस साइंस में बायोटिक और बायोटिक फैक्टर उसको इंटरेक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है तो उस साइंस को हम कहते हैं बच्चों इकोलॉजी। नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। तो एनवायरमेंट को बैलेंस करना है, एनवायरमेंट में अभी बैलेंस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना है तो इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही क्रूशियल रोल अदा कर सकता है, बाकी कोई एनिमल जो है ये प्ले नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने अगर ठान लिया तो एनवायरमेंट को बैलेंस कर सकता है। नेक्स्ट, ब्लैंक कैन कंजर्व बाय प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और रेयर स्पीसीज जो इनको प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बायोडाइवर्सिटी कैन कंजर्व द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी क्या तो दौरान क्या होता है कि अलग अलग स्पीसीज जो इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी तो रेयर स्पीसीज जो है ऑटोमेटिकली जो इनका प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियल टुवर्ड्स द एनवायरमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। पूरे जीव सृष्टि के लिए एनवायरमेंट जो है वो सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, बाकी प्लांट्स और बाकी सभी एनिमल्स इसमें आएंगे। तो उसके लिए ह्यूमन बीइंग का अगर एनवायरमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करेगा तो पूरे दुनिया के अंदर एनवायरमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा और जिसकी वजह से सभी जीव सृष्टि जो है अच्छी तरह से रहेगी, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी कंजर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, innumerable species of organisms occurs in the nature, this is called as blank diversity। तो innumerable species, तो हमारे धरती के ऊपर innumerable species है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, several crores of the species are found in the nature and this diversity is called as species diversity। बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, species diversity। इकोसिस्टम में जो है वो काउंटेबल होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म है इसको हम काउंट कर सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। तो बच्चों ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर और इसका इंटरेक्शन। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अवॉइड द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है बहुत ही घातक केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, जिसको इस्तेमाल जो है हमारे जो फार्मर्स है खेती के अंदर करते हैं, और जब क्रॉप के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉप पूरी तरह से इन केमिकल्स को यूज नहीं करता। बहुत सारे केमिकल्स हमारे जमीन के ऊपर ऐसे रहते हैं, जब बारिश का पानी गिरता है तो पानी के साथ ये केमिकल मिक्स हो जाते हैं और वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं, और वाटर बॉडीज से फिर हमारे पूरी जीव सृष्टि के अंदर यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स उस पानी को पिएंगे तो उनके अंदर भी वो तत्व जो है केमिकल तत्व आते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। तो वाटर पोल्यूशन को जो है हमें कंट्रोल करना है तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल जो है उसको रोकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज इसेंशियल टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम जो है इनको भी हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी होगा, एनवायरमेंट को कंजर्व करना, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। Therefore, the answer of this question is true. Next, general public is not aware about the rules of environmental conservation. General public जो बहुत ही सामान्य नागरिक होता है, इनका कोई संबंध नहीं होता, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इसकी वजह से एनवायरमेंट के रूल जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं वो उनको पता नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों। तो इन लोगों को हमें जागरूक करना है, एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करना है, एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी उनको बताना है, और इसके साथ साथ एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से रूल्स है वो अगर हमें पता होंगे तो वो रूल्स को वो अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन जो है जितने भी पॉसिबल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि चैप्टर नंबर 4 है साइंस पार्ट 2 का, ये क्वेश्चंस मैंने आपको
को जो है यहाँ पे सॉल्व करके बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।